नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि वो सत्ता में एक बार फिर से वापस आ सके। कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के दिन 20 अगस्त से प्रदेश में बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम शुरू करने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पूरे देश में जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से अपनी वापसी की उम्मीद देख रही है। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए जन समर्थन बेहद ही जरूरी है और जन समर्थन को जनहित से जुड़े मुद्दों के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। शायद इसलिए कांग्रेस युवाओं में उम्मीद जगाकर अपनी पकड़ बनाना चाहती है। कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के दिन 20 अगस्त से प्रदेश में बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम शुरू करने जा रही है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून में इस मुहिम को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रमुख विपक्षी दल प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ चौतरफा मुहिम में जुट गया है। 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा तय कर दी गई है। पहले चरण में यात्रा उधम सिंह नगर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों और नैनीताल जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। हमारी ये मुहिम कल से जो हमारा यूथ कांग्रेस है वो स्टार्ट कर रहा है। इसमें हमने एक नंबर भी दिया हुआ है। उस नंबर के माध्यम से जितने भी बेरोजगार युवा उत्तराखंड के अंदर हैं वो मिस कॉल देंगे, जिससे कि हमें वो नंबर्स पता चलेंगे और हम एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। और वो रजिस्टर यहाँ पे हम धामी जी को देने का काम करेंगे कि इस राज्य में युवा ये चाहता है, इतना युवा बेरोजगार है और ये आपकी विफलताओं का नतीजा है, भाजपा सरकार की विफलताओं का नतीजा है जो आज उत्तराखंड में इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। हालांकि अगर संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो सत्तारूढ़ दल बीजेपी 70 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे है। लिहाजा ग्राउंड जीरो को मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। अगर उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो अभी तक सत्ता परिवर्तन ही उत्तराखंड का इतिहास रहा है। लेकिन बीते सालों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या नगर निगम, कांग्रेस को ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन उम्मीदों के सहारे और सत्तारूढ़ दल के इतिहास को देखते हुए कांग्रेस बेरोजगारों को अपना हथियार बनाते हुए उत्तराखंड में बेरोजगार रजिस्टर तैयार करने वाली है। खैर, अब ये देखना होगा कि क्या बेरोजगार रजिस्टर कांग्रेस का कारगर हथियार साबित हो पाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। वीआईपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सके। आपको बता दें कि कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के दिन यानी 20 अगस्त से प्रदेश में बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम शुरू करने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा भी निकालने जा रही है। कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सत्ता में वापस आने की कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के दिन यानी 20 अगस्त से प्रदेश में बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम शुरू करने जा रही है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून में इस मुहिम को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रमुख विपक्षी दल प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ मुहिम में जुट गया है। 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा तय कर दी गई है और पहले चरण में यात्रा उधम सिंह नगर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों और नैनीताल जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। तो उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। पूरे देश में जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से अपनी वापसी की उम्मीद देख रही है। वहीं सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए जन समर्थन भी बेहद जरूरी है और जन समर्थन को जनहित से जुड़े मुद्दों के आधार पर ही हासिल किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस युवाओं से उम्मीद कर रही है कि उन पे पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है और इसलिए कांग्रेस अब बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम कल से शुरू करने जा रही है। को बता दें कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इसे हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस की 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा भी है। पहले चरण में परिवर्तन यात्रा उधम सिंह नगर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों, नैनीताल जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 का सियासी मुकाबला
काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इस बार इस पूरे मुकाबले में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है और आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद से पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम चेहरे का भी ऐलान कर दिया है। बता दें कि कर्नल अजय कोटियाल को सीएम चेहरे का उनकी घोषणा की गई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी घोषणा की गई है कि उत्तराखंड को दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। तो अगर उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो अभी तक सत्ता परिवर्तन ही उत्तराखंड का इतिहास रहा है। लेकिन बीते सालों की अगर बात करें तो चाहे वो त्रिस्तरीय चुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव, कांग्रेस को ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। आपको बता दें कि कल से कांग्रेस बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम शुरू करने वाली है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चलिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। 2000 में राज्य का निर्माण होता है। राज्य के निर्माण के समय से ही हमेशा ये बात को लेकर के चर्चा होती रहती थी कि इस राज्य का निर्माण क्यों किया गया। और सीधी सी बात है, राज्य का निर्माण बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और डेवलपमेंट को लेकर के था। लेकिन राज्य बने 2000 के बाद आज इतने दिन हो गए। इसके बाद भी 10 वर्ष कांग्रेस सत्ता में रही। उसके बाद जितना बचा उतने में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही। और आज अगर कांग्रेस बात करती है बेरोजगारी की तो कितनी ईमानदारी है इसमें, इसी पे चर्चा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखपत बुटोला जी है, बहुत बहुत स्वागत है लखपत बुटोला जी आपका। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के संजय भट्ट जी हमारे साथ हैं। संजय भट्ट जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के संदीप राणा जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रास्ते में है। सबसे पहले लखपत जी के पास चलते हैं। लखपत बुटोला जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता में वह आज की डेट में हर तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि चुनाव में जा रही है। और आप चुनाव में जा रहे हैं और आप जिस तरह से बेरोजगार को लेकर के या बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस ने बात की है, उसे हथियार बनाने का प्रयास किया है, हथियार बना रही है। तो 10 वर्ष जो आप सत्ता में रहे उस दौरान क्या बेरोजगारी के लिए सोचने का समय नहीं मिला था? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। जब ये राज्य बना उस राज्य गठन के साथ इस प्रदेश में लगभग 2% बेरोजगारी की दर थी। और जब 2016 में हमने सत्ता छोड़ी, जब जनता के आशीर्वाद भाजपा को मिला बड़ा हो, उस समय इस प्रदेश में 4% बेरोजगारी की दर थी। आज वो बेरोजगारी दर बढ़ के देश की स्थिति में 23.9% तक चली गई है। आप ये देखिए कि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर पौने 5 सालों में भाजपा की सरकार ने यहाँ का चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पलायन हो, और उसके अलावा मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से इनके विधायक पर लगातार 4 विधायक पर बलात्कार के आरोप, मातृ शिक्षा शक्ति का मामला हो, इसको लेकर के मैं 2-3 उदाहरण आपको दे सकता हूं। पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी राज्य के मुख्यालय के अंदर किसी व्यक्ति ने, किसी व्यापारी ने आत्महत्या कर दी और आत्महत्या का कारण था कि भाजपा की गलत नीतियां, जिससे उनको नुकसान हुआ, उन नीतियों की वजह से उन्हें आत्महत्या करने पड़े और एक मंत्री के सामने किया। और देखिए, जो आज मैं जिस बिंदु को लेकर के आपसे चर्चा, क्योंकि आपके साथ जब चर्चा की जाती है तो आप पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं, तो उसी पे मैं चाहूंगा आज भी हम बने रहें। सीधी सी बात है, कांग्रेस बेरोजगारी को हथियार बना रही है। जिस तरह की सामने पे वक्तव्य आ रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं की, और बेरोजगारी को अगर आप हथियार बना रहे हैं तो 10 वर्ष अगर आप सत्ता में रहे तो क्या इस दौरान बेरोजगारी याद नहीं रही? इसका जवाब है भाजपा। क्या अभी हम भाजपा में जाएंगे? मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। आप मेरी बात को थोड़ा मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो मैं पूरी उसी बात पे मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस 2017 तक सत्ता में थी, 5 साल, पौने 5 साल भाजपा सत्ता में। इस 5 साल में लगभग 7 लाख लोगों ने जो रोजगार की ओर जाना था, उन 7 लाख लोगों ने वो तो बेरोजगार हो गए ना। तो
तो सत्ता वो रोजगार की तो बात होगी। मैंने कहा, मैंने सबसे पहला सब वही उठाया कि जब प्रदेश था कितनी परसेंट यहाँ पे बेरोजगारी थी, जब कांग्रेस ने सत्ता हस्तांतरित की बीजेपी को, जब आज भाजपा की सरकार बनी 17 में, उस समय कांग्रेस ने किस तरह का रोजगार भाजपा के हाथ में दिया, आज स्थिति क्या है उसी पर मैं बात कर रहा हूं। मैं उसी पहलू पे एक उदाहरण देना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं हुई और एक नौजवान कहता आत्महत्या करने के बाद मां मैं नए जन्म लूंगा और फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती होगा। ये स्थितियां कभी किसी परिस्थिति में हुई? कहीं हुई? आप ये बताने का काम कीजिए। आप तो प्रदेश के नब्ज को जानते हैं, इस प्रदेश के पूरे घाट घाट को आप जानते हैं। क्या इससे पहले ऐसा ट्राई मामला? आप बताओ कि आप नर्सिंग भर्ती को 4 बार पोस्टपोन कर देते और वो भी 4 घंटा और 10 घंटे के बीच कर देते। लोग दिल्ली से हवाई जहाज में आ जाते, दूर दूर से आ जाते। माता बहने, आप कोई चमोली से देहरादून आता है तो आप जानते हैं कि 250-300 किलोमीटर का दूर सफर करके आता और सुबह पता चलता है कि रात को पता चलता है कि पोस्टपोन। जब ये सरकार एक भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में भ्रष्टाचार हो, लखपत जी एक ईमानदारी वाला, मैं उसी में एक ईमानदारी का प्रश्न, आज राज्य बने लगभग 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष हो गए, 21वें वर्ष में है मैं। आप ईमानदारी से बताइए, जिन उद्देश्यों को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ था, क्या वह उद्देश्य पूरे होते नजर आते हैं? हाँ नहीं, फिर हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। आपको लगता है कि वो उद्देश्य पूरे होते नजर आ रहे हैं? जी निश्चित रूप से, क्योंकि मैं बहुत ही सीमांत जनपद का हूं, चमोली जनपद को बहुत हद तक पूरे हुए। देखो विकास हद तक प्रक्रिया बहुत तक, मैं उसी बात सर, बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं, बेरोजगारी, कोई रोजगार नहीं, पलायन रुका नहीं, भ्रष्टाचार रुका नहीं, जिसलिए आपका राज्य बना। हमारी समझ से आंदोलन जब चल रहा था, हम लोग तो उस समय बाहर थे, आप लोग आंदोलन में, आपके परिवार के लोग थे, आप लोगों ने राज्य का मांग ही इसीलिए किया था कि जो चीजें, जो विकास की किरणें यहाँ नहीं पहुंच पा रही थी, वह विकास की किरणें यहां तक पहुंचे। रोजगार यहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, रोजगार यहां तक पहुंचे। संजय भट्ट जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल। संजय भट्ट जी, सीधा सा प्रश्न है, क्योंकि लखपत बुटोला जी ने कहा हाँ वह सारे उद्देश्य पूरे होते नजर आ रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 10 वर्ष कांग्रेस सत्ता में रही, बाकी बचे जितने समय थे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और आज भी है। यह प्रश्न आपसे भी बनता है कि आपको लगता है कि जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, ये जो मुद्दे थे जिसका जो राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, वह सारे पूरे होते नजर आ रहे हैं? संजय भट्ट जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं भी एक उत्तराखंड आंदोलनकारी हूं, मैंने भी उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया है। उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना थी, जिसके लिए उत्तराखंड में एक जन आंदोलन हुआ, उस जन आंदोलन के बाद हमारे युवाओं ने, बेरोजगारों ने, हमारे पूर्व सैनिकों ने, हमारे शिक्षकों ने, हमारे कर्मचारियों ने, यहाँ तक कि केंद्रीय कर्मचारियों ने और माताओं ने क्या क्या नहीं सहा। जितना आप समझ सकते हैं उससे ज्यादा उन्होंने सहा और गोलियां तक खाई। मुझ पे भी राइफल तक तनी, गोली नहीं लगी, अलग बात है। तो वो जो सपने थे वो पूरे होने की तो बात छोड़ दीजिए। अभी इसी महीने एक वीडियो वायरल हुआ देहरादून जनपद का ही, रायपुर विधानसभा का ही, जिसमें हम बैठे हैं। नदी पार करने के लिए आज भी रस्से से खींचा जाता है और तार पे बंधा हुआ रस्सा खींचते हैं, उसमें बच्चे स्कूल जाने के लिए या लोग अपना अदरक बेचने माजरा मंडी आते हैं। वो ये हालत देहरादून की है। तो अब आप ये सोच लीजिए कौन से सपने पूरे हो गए उत्तराखंड आंदोलनकारियों के या उत्तराखंड के लिए, जिन्होंने सपने देखे थे, जिस परिप्रेक्ष्य में हमने इस राज्य का गठन करना चाहा था, मांगा था और आंदोलन किए थे, तो वो पूरे इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि पूरे हुए हैं कुछ लोगों के। जो लोग कभी विधायक का चुनाव नहीं जीत पाते थे, वो लोग मंत्री बने इस राज्य में, क्योंकि छोटी छोटी सीटें हो गई। अब आते हैं संजय जी मुद्दे पे। मैं आता हूं लखपत जी, आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पैनलिस्ट है वो आए नहीं है, तो बट नेचुरल है कि आप ही से जवाब लिया जाएगा और आप ही से प्रश्न बनेगा। संजय भट्ट जी, जिस प्रश्न पे आज मैं आया हूं कि कांग्रेस बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है, कांग्रेस बेरोजगारी को हथियार बना रही है और 10 वर्ष सत्ता में रही, तो कितना ईमानदारी वाला मुद्दा है? देखिए, हमारे लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। पिछले 20-21 सालों में जो जो मुख्यमंत्री रहे हैं, 11 के 11, वो जिस भी सरकार के रहे, उन सबकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी थी, है और रहेगी। इससे कोई दो राय किसी को होना नहीं चाहिए कि भाई जो बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि सतत प्रक्रिया है। हर बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, रोजगार मांगता है, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, रोजगार मांगता है। लेकिन उत्तराखंड में कुछ और होता है। बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसकी मां लेके देहरादून आ जाती है या हल्द्वानी आ जाती है पढ़ाने,
क्योंकि शिक्षा ऊपर अच्छी नहीं है पहाड़ों पे, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर वो नौकरी ढूंढता है, तो फिर वो लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली की तरफ रुख कर जाता है। यानी वो जो उस बच्चे को यहाँ मिलना चाहिए था, जिसके लिए ये राज्य बना था, भैया आप शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, सड़क नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो कोई कैसे रुक पाएगा? आप बताइए ना, क्या इन जंगलों में रहने वाले, पहाड़, ऊपर से जंगल, ऊपर से इतनी मुश्किल पगडंडियां कि आपने भी देखा ही होगा कि डांडी कांडी पर लेके आते हैं महिलाओं को, या जो कोई बीमार हो जाता है, या कोई पेड़ से गिर जाता है, या कोई बुजुर्ग होता है, 15-15, 20-20, 50-50 किलोमीटर तक लाने के बाद सड़क पर पहुंचते हैं, उसके बाद कहीं आगे। तो दुर्भाग्य इस प्रदेश का तो ये सब रहा है। दूसरी बात जो आपका जो बिंदु है रोजगार का, जो आपने कहा, उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। 15 सेकंड, फिर मेरा प्रश्न 15-20 सेकंड, ठीक है 15-20, ठीक। तो जो रोजगार का बात थी, अब देखिए कर्नल कोटियाल जी को हमने चेहरा घोषित किया, वो रिटायर्ड कर्नल ही तो थे, किसी पार्टी में नहीं थे, कोई विधायक नहीं थे, कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे। उन्होंने 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी और उसमें से 10 से 12,000 विभिन्न वर्दीधारी फोर्सों में भर्ती हुए। ये सब उन्होंने अपने बल पर किया। तो ये काम तो सरकारों का था ना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार रही, उनका था, लेकिन किया किसने? एक आम व्यक्ति ने किया। आज दरअसल इनकी बात, आज दरअसल उस पर हम जाएंगे नहीं, लेकिन बुटोला जी पे जाएंगे। बुटोला जी, आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मेरा प्रश्न आपसे। पहली बार मैं संजय भाई से कहता हूँ जी, मैं क्योंकि सीमांत जनपद का हूँ, उत्तराखंड में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, क्योंकि आप जानते पलायन की बात की पीड़ा वो लोग होते जो एसी रूम में बैठे। संजय भाई भी कहीं के रहने वाले हैं, देहरादून में कोठी है, उस पलायन की बात करते, दुखद है। मैं आपसे यथार्थ बता रहा हूँ, इन्होंने कर्नल कोठियाल की बात की है। सुनिए, मुझे देहरादून में हुआ है, आपका जन्म हुआ, लेकिन अभी पलायन करके आए हैं। मेरे पिता लाहौर से आए थे 1947 में। संजय भाई, पूरी बात मैं आपसे नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं, तो इसलिए यथार्थ बात सुनिए। कर्नल कोठियाल की बात, कर्नल कोठियाल जी का पारिवारिक पलायन हो क्या है देहरादून में, ये यथार्थ है। इसमें उनके कर्नल कोठियाल के पिता फौज में भर्ती हो गए, पलायन कैसे हो गए? वो तो फौज में थे। कर्नल कोठियाल की शिक्षा भी इधर उधर हुई, देश में अलग अलग जगह जहां उनके पिताजी जाते रहे वहां उनकी शिक्षा। आप झूठ मत बताइए ना। संजय जी सुन लीजिए, आपको पता उनके पापा का जन्म कहाँ हुआ? वो देहरादून में जन्मे है। आप जो मैं झूठ में ये तुम्हारा आपने जो हम झूठ बोले, टिहरी में जन्म हुआ, जन्म हुआ तो पलायन करके आए ना देहरादून, आए ना फौज में गए ना, पलायन नहीं होता, फौज में एक सिपाही भर्ती हुए। क्या बात, आप ऐसी फौज में एक सिपाही भर्ती हुए, वो देश की सेवा के लिए चले गए, आप कह रहे हो वो पलायन करके। मेरी बात सुनो पूरी बात, उसके बाद आप बात करें। मैं यथार्थ बताता हूँ, वो गांव में जन्म हुआ, फौज में हर कोई नौकरी कर, कोई फौज में करा, कोई मास्टरी करा, कोई एजुकेशन में करा, कोई जेई करा, तो पलायन तो वही लोग कर रहे हैं। वो गांव में चले जाते फौज के बाद। पलायन नहीं है, आप देखिए कांग्रेस की नीति देखिए, इसको ये पलायन बता रहे हैं। और जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले जाते हैं प्राइवेट नौकरी करने, उनको ये पलायन नहीं बताते। यानी कोई सरकारी सर्विस में चला गया तो उसे पलायन बता रहे हैं। मत सुनो, मैं बताता हूँ, आप जो आप बात करें। दूसरी बात, आपने कहा कर्नल कोठियाल ने 10,000 लोगों को भर्ती कर दिया। क्या कर्नल कोठियाल से पहले उत्तराखंड में लोग फौज में भर्ती नहीं होते थे? कर्नल कोठियाल ट्रेनिंग नहीं देते, लोगों के बच्चे फौज में नहीं जाते थे। जितने यहाँ पद निकलते हैं वो सब पे भर्ती होती है। अगर यहाँ पे गढ़वाल राइफल के 400 पद निकलेंगे 6 महीने में, तो उसमें सब पे भर्ती होती है। वो कर्नल कोठियाल कोई स्पेशल पद सृजित करके नहीं लाते हैं। या उत्तराखंड के ऐसे नहीं, इससे पहले 21 यूनिटें उत्तराखंड की बनी, गढ़वाल राइफल की 21 यूनिटें बनी है, कर्नल कोठियाल के आने से 21 यूनिटें नहीं बनी है, वो भी फौज में गए हैं। सुन लीजिए, जो आप बार बार कहते हैं उत्तराखंड के बच्चों को, सुनिए उत्तराखंड के लोगों को इसको सम्मानित मत कीजिए। करने की जो नहीं, आप अपने समय में जो तुम बीच में बोल रहे हैं, आप बात सुनिए, आप बात सुन लेते हैं। जब आपका नंबर आएगा फिर आप नहीं बोल पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गढ़वाल राइफल के निर्माण से लेकर 21 गढ़वाल राइफल की यूनिटें बनी है, लगातार भर्तियां होती रही, क्योंकि एक फिक्स मानक होता है। कभी 600 की भर्ती आती, कभी 800 की भर्ती, कभी 1000 की भर्ती आती। और उतने लोग पहले से भर्ती होते, ऐसा तो नहीं 600 की भर्ती आए 300 लोग भर्ती हुए। जितने के मानक होते उस पर पहले भर्ती होते हैं। और हर पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर और अर्धसैनिक बल से लेकर, चाहे वो आर्मी के लोग हो, सब में भर्तियां होते थे और उससे पहले होते थे। ये निश्चित रूप से कि उन्होंने कुछ मदद की, उसका हम स्वागत करते हैं, उसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दे, उसका हम स्वागत, हम ये नहीं करें। लेकिन आप ये कहें उन्होंने भर्तियां की, ये गलत तथ्य है। दूसरी बात आपने पलायन, अब मैं आपकी बात शिक्षा स्वास्थ्य पे आता। आप एक तरफ कहते हैं कि पहाड़ में बहुत सारा विषम परिस्थितियां हैं, बहुत सारी विषम चीजें हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने बहुत अच्छी बात कही, उत्तराखंड में यदि आपने गारंटी कार्ड देना था ना, तो हिसार के व्यक्ति को क्यों बुलाया? उस पहाड़ के व्यक्ति को बुलाते नहीं, यहाँ से गारंटी कार्ड हम 300 यूनिट बिजली फ्री देते। आप हिसार और हरियाणा के व्यक्ति से यहाँ गारंटी दिलाएंगे और कहते हैं हम पलायन को रोकेंगे।
जो व्यक्ति खुद दिल्ली पलायन कर चुका है, जो व्यक्ति दिल्ली में रह चुका है, दिल्ली का सीएम है, वो खुद पलायन कर चुका है। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर गारंटी दी। अरे कर्नल कोठियाल गारंटी देते ना, तो हम मानते कर्नल कोठियाल ने गारंटी दी, हम मान लेते उनको 300 यूनिट बिजली फ्री। अब रोजगार की बात है, अब मैं रोजगार पर जो मेन मुद्दा है उस पर सुन लीजिए, मैं उस पर आंकड़े देना चाहता हूं आपको। मैंने आपसे कहा जब राज्य का निर्माण हुआ 2% बेरोजगारी इस प्रदेश में था, ऐसा नहीं थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सड़कें नहीं थी। लगातार विकास ऐसा नहीं देखो कांग्रेस ने, मैं आपसे आंकड़ों के साथ, हम कोई झूठ, कांग्रेस ने 65 ITI खोले, कांग्रेस ने 62 पॉलिटेक्निक खोले, कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज खोला भुवनेश्वर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, कई जगह खोले, कांग्रेस ने कई जगह डिग्री कॉलेज खोले। तो ऐसा नहीं विकास, लेकिन उन विकासों में विकास आज कोई स्कूल खोलता, कोई उसमें बिल्डिंग्स बनाता, कुछ स्टाफ की कमी होती, उसको डेवलप करने का काम। ये हम नहीं कह सकते कि उत्तराखंड का विकास नहीं लगा। इस बात पे सुनो, आज हर गांव में 200-250 आबादी के गांव में सड़कें गई, लेकिन जो मूलभूत चीज थी रोजगार था हमारा, क्योंकि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का आप जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में मात्र 5% का योगदान है। हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर में योगदान है उत्तराखंड को, इसलिए इसका महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो सर्विस सेक्टर है उस पर उत्तराखंड की आजीविका से लेकर और हर व्यक्ति का जीवन जुड़ा हुआ। तो उस रोजगार के सेक्टर पे हरीश रावत जी ने, हमारे जब मैंने आपसे पुनः कहा कि जब हमारी सरकार यहाँ से गई उस समय हमने यहाँ पे 4% की बेरोजगारी देके गई थी। हम ये नहीं कहते कि बहुत अच्छी स्थिति में प्रदेश था, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस उस समय डंप करे, जो 5 साल में 7 लाख लोग बेरोजगार, उनको रोजगार की तो बात करेंगे ना, हम बात करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न देखिए, आपने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी चर्चा कर की है और आपने बहुत अच्छे बिंदु भी लाए हैं कि आपने ITI खोली, पॉलिटेक्निक खोली, लेकिन आप ये बताइए जो डेवलपमेंट है वो तो सशक्त प्रक्रिया है, वो कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी की प्रक्रिया नहीं है। कोई भी हो, सड़क है, सड़क तो निर्माण हो ही रहा है। आप देखिए चतुर्भुज योजना थी, उसके बाद सड़कें कहाँ गई हैं, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष, एक मिनट सुन लीजिएगा, किसी पार्टी विशेष से नहीं है। लेकिन अगर आज प्रश्न बनता है तो जो आपने पॉलिटेक्निक IIT खोली है, ITI खोली है, सॉरी, वहां पे कितने लोग हैं, टीचर कितने हैं, वहां पे कौन काम कर रहा है, आप ये देखिए। दूसरी चीज जो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न, आज बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, आपने बहुत सी चीजें कर दी, लेकिन आपने नए आय के कोई रिसोर्स बता दीजिए पुटोला जी, कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टी कि राज्य अलग होने के बाद आपने आय का नया रिसोर्स खोला हो, शराब खनन छोड़ करके। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं यही पूछना चाहता हूं। मैं तो कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहता, जब लोग कहते बहुत विकास करते हैं, मैं कहता हूं कि देश का विकास तब होता जब हिंदुस्तान के अंदर इनकम टैक्स देने वालों की संख्या कितनी बढ़ाई, हम कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कितने लोगों को खाना बांट रहे हैं, कितने को राशन दे रहे हैं, देश के विकास में कितने इनकम टैक्स सरकार ने पैदा किए, ये महत्वपूर्ण। इसी पे मैं कहना चाहता हूं, एकदम सही। देखिए आपने जो बात कही उसी बात कर, लेकिन संजय भट्ट जी नहीं, आप मेरी बात, अच्छा ठीक है, जवाब उसी पे, आपने अच्छा सवाल पूछा इसलिए मैं कह रहा हूँ इसी पे बात होनी चाहिए। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स पेयर कब होते हैं, रिसोर्सेज कब बढ़ते हैं। इस प्रदेश में जितने भी इंडस्ट्री लगी है, चाहे चिलापुई की है, चाहे हैदराबाद के अंदर है, ये किसने बनाए? ये किसने बनाए? क्या इससे रोजगार जनरेट है, तो क्या आय के साधन नहीं बढ़ते? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, जो पॉलिटेक्निकल और जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो कांग्रेस ने 32,000 के लगभग शिक्षकों को 2012 से 17 में भर्ती किए, क्या इनकम टैक्स पेयर नहीं होते? क्या रिसोर्सेज बढ़ाने का नहीं करते? ये भाजपा नहीं कि जिसने सुन ली, इसमें एक बहुत बड़ा होता है। जब प्रदेश अलग हुआ, लगभग इस प्रदेश पे 4,000 करोड़ का कर्जा था, और उसको कांग्रेस ने जाते जाते लगभग 12,000-13,000 करोड़ के कर्जे किए और तिवारी ने दिया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने हमें सीधे 2012 में आते आते 27 करोड़ रुपए का कर्जा दे दी। ये मैं कोई छुपी, ये तो सरकार के आंकड़े हैं, लगभग टोटल के नहीं है, 27 करोड़ का कर्जा। लेकिन जब हरीश रावत जी की सरकार गई, हरीश रावत जी की सरकार ने 42 करोड़ रुपए का कर्जा दिया। यानी कि कर्जा देने में भी स्थिति यदि देखेंगे, कर्जा हमारे आज ये 60,000 करोड़ का पार हो गए। यानी कि जब भाजपा की 10 साल की सरकार रही, इस प्रदेश को 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा किसी ने थोपा, तो भाजपा की सरकार ने ये तो सही तुलना की जाएगी, यही पे तुलना 40,000 करोड़ का कर्जा। एक तरफ हमारी 10 साल की सरकार रही, 3 मुख्यमंत्री दिए, एक तरफ 10 साल की सरकार रही, आपने 9 मुख्यमंत्री दे दिए। हम ये कहते हैं हमने केवल हमने 18,000 करोड़ का कर्जा इस प्रदेश को दिया, इन्होंने 40,000 से करोड़ का ऊपर का कर्जा दे दिया। हम इसी पे कह रहे बेरोजगारी दर हमने 4% छोड़ी थी, 23.9% लेके चले गए। लगभग जी, ये जो मैंने एक प्रश्न किया है कि आय के नए आयाम नहीं तलाशे गए, तो क्या आपको लगता है कि उस पर कहीं चूक हुई है कांग्रेस से? देखिए, मैं कुछ चीजें कह सकता हूं। उत्तराखंड के अंदर मैंने पुनः कहा है, उत्तराखंड में 2 प्रकार के सेक्टर हैं जिससे आय कमाई जा सकती है। पहला सेक्टर है जो हमारा पर्यटन है,
धार्मिक पर्यटन से, मतलब उसको पूरे सेक्टर जो 7% हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करता है, उस बूस्ट के अंदर आप देखोगे 2013 की आपदा के बाद जिस तरह से नवनिर्माण केदारनाथ का किया है कांग्रेस ने, और उसके अलावा लगातार कांग्रेस ने पर्यटन के क्षेत्र में जो एक लगातार काम करने का काम, उसके अंदर हमने देखो उत्तराखंड रहन सहन खान पान कला भाषा संस्कृति, और उसके अंदर हमने क्या जोड़ा था कि हम यहाँ के भीमल तीमल सेमल से लेकर गाड़ गदेरों से लेकर वहां के चार दीवारी तो बनाने, पहले हमारी राज्य सरकार है जिसने कहा था मनरेगा से हम लोग खाल चाल बनाने का काम करेंगे, और ये एक बूस्टिंग का काम था कि हम उत्तराखंड के जो हमारे आय का साधन है उसको बढ़ाने का। दूसरा हमारे पास सेक्टर, हमारे पास रोजगार का सेक्टर है, उस रोजगार के सेक्टर में उदाहरण दिया आपने, क्योंकि सेलाकुई के अंदर जितने इंडस्ट्रीज है उसमें 90% कांग्रेस का योगदान है। हरिद्वार के अंदर से लेकर उधम सिंह नगर के अंदर जितने इंडस्ट्री लगी हुई है उसमें कांग्रेस ने बनाई हुई है, उससे क्या हमारे जो हमारा रेवेन्यू जनरेट, ये भाजपा समाज का मुद्दा ही नहीं बन सकता, ये हर आदमी जानता है उत्तराखंड का कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एनडी तिवारी जी ने खड़ा किया था उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर 2002 से 2007 तक कांग्रेस की सरकार ने एनडी तिवारी के मुख्यमंत्रित्व में खड़ा किया था, वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। संजय भट्ट जी, अंतिम कमेंट आपसे लेते हैं, आपके पास क्या प्लान है जिसके तहत आप उत्तराखंड के लोगों को साफ सुथरी सरकार देने की बात कर रहे हैं? एक तो आपने बात किया जो ये हिंदू की अध्यात्म नगरी की, इसके अलावा डेवलपमेंट से संबंधित क्या है? अंतिम कमेंट आपसे। देखिए, पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा क्योंकि लगभग भाई ने खूब सारा बोला और मैं चुपचाप बैठ के सुनता रहा। इन्होंने कहा कि 4000 करोड़ का कर्जा था और फिर इनकी सरकार आई वो 12000 करोड़ हो गया, फिर इन्होंने 27000 करोड़ हो गया 2012, तो 25000 करोड़ था वो, 25000 करोड़ हो गया 2012 तक। हरीश रावत जी जब गए तो वो 43,500 करोड़ रुपए कर्जा था और अब लगभग वो 60,000 के आसपास करोड़ के आसपास समझ लीजिए। हम तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को डुबाया है। कर्ज के गर्त में किसने डुबाया? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, इन्होंने ही तो डुबाया। 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 60,000 करोड़ रुपए का बजट है। बात तो आप ही नहीं कर रहे, आप ही मैं एक बिंदु में बोला, जो इन्होंने बिंदु उठाया मैं उस पर बोला हूँ। दूसरा बिंदु इन्होंने उठाया कि कांग्रेस ने बहुत डेवलपमेंट किया। जब उत्तराखंड राज्य बना तो विशेष राज्य का दर्जा था, जो यहाँ उद्योग लगने थे उन उद्योगों को विशेष छूट दी जानी चाहिए थी, 10 साल तक के लिए था। जी। किसने खत्म किया? यूपीए 1 गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वो हमारा राज्य का विशेष दर्जा छीन लिया, यानी उद्योग नहीं लगने दिए। तो किसने किया? कांग्रेस ने किया। धन्यवाद संजय भट्ट जी, धन्यवाद नफट बुटोला जी। हम इसी चर्चा को आगे रखने हम चाहेंगे। आप दोनों पहले समय साथ कल परसों भी जुड़े क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।